अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू EMD कैट बाय जाहिद। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। हम सेल साइकिल को इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर जो है विद ट्रिक्स के साथ इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसी यहीं पे हम देख लें कि सेल डिवीजन जो है वो असल में सेल साइकिल है। इस पे लंबी चौड़ी बहस नहीं करूंगा। जो मेन टॉपिक्स हैं, जो चीज़ एमडी कैट में पूछी जाती है, किस तरह याद रखना है, वो ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सेल साइकिल में बेसिकली जो है वो इंटरफेस और एक सेल डिवीजन वाला हिस्सा होता है। इंटरफेस का जिक्र करें तो उसमें ये तफसील से आगे मैं बात करता हूँ, जिसमें G0 फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज वगैरह शामिल हैं। और बाकी जो है वो सेल डिवीजन माइटोसिस वाला हिस्सा आ जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चलें तो ये डेफिनेशन है। हम जानते हैं इसमें सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट्स के ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है और टोटल 4 स्टेजेस हों तो एक सेल जो है वो आगे डॉटर सेल्स बना देता है। वो क्या है वो भी तफसील से डिस्कस करते हैं। देखें जी, सबसे पहले अगर मैं सेल साइकिल का जिक्र करूं तो सेल साइकिल में एक माइटोसिस, दूसरा इंटरफेस। पूरा एक सेल साइकिल जो है वो तकरीबन 24 घंटे का होता है इन केस ऑफ ह्यूमंस। यहाँ पे देखिए इंटरफेस 23.5 आवर्स का, जबकि माइटोसिस सिर्फ सेल डिवाइड जो होगा वो 30 मिनट्स या हाफ आवर का होगा। यानी ये मैं जो स्केच जो है आपके साथ दिखा रहा हूँ ये शो करना चाहता हूँ। सेल साइकिल, इंटरफेस जो कि लॉन्ग पीरियड है, और डिवीजन माइटोसिस जिसे एम फेज कहते हैं और ये शॉर्ट है। फिर इंटरफेस जो कि लॉन्ग है, उसके आगे फर्दर हिस्से हैं G1, S फेज और G2 फेज वगैरह। देखिए जैसे कि यहाँ पे सेल डिवीजन जो है वो आपके सामने शो किया हुआ है। सेल डिवीजन सिंपल अगर हम देखें तो दो हिस्से मैंने बताया था, इंटरफेस और साथ में सेल डिवीजन। इंटरफेस में ये वाला हिस्सा है। पूरी सेल साइकिल का जिक्र करूं तो ये दोनों चीजें मिलकर आती हैं, यानी कि सेल डिवीजन प्लस इंटरफेस ये मिलकर सेल साइकिल बनाता है। तो ये वाला हिस्सा जो है उसको देखें यहाँ पे, ये है इंटरफेस। इंटरफेस में हमने पढ़ा, ये एरो से भी शो किया जा रहा है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। M स्टैंड्स फॉर माइटोसिस। G1 फेज क्या है? डिफरेंट फेजेस। देखें जी, फेज ऑफ द सेल साइकिल टोटल 24 आवर्स के होते हैं। G1 जो है वो 9 आवर्स का, जो S फेज है वो 10 आवर्स का, G2 फेज 4.5 आवर्स का, और M फेज जो है ये 30 मिनट्स या हाफ आवर का। इस तरह पूरा साइकिल जो है वो 24 का होता है। इसको याद किस तरह रखना है, देखें जी, जब हमें ये पता चल गया ये इंटरफेस के दौरान ये फेजेस हैं, तो इस फेज के फिर कोई ना कोई फंक्शन होगा। क्वेश्चन ये आता है फिर इनका फंक्शन क्या है। देखें, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा एस फेज की, तो एस सिंथेसिस, यानी क्रोमोसोम यहाँ पे डबल होते हैं, क्रोमोसोम की सिंथेसिस होती है एस फेज में। तो ये डीएनए की जो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन है, ये इतना यानी कि हैवी काम है, इस वजह से एस फेज जो है वो सबसे ज्यादा होता है। वैसे भी एस से सबसे ज्यादा टाइम एस फेज, ये तो याद हो गया होगा, 10 घंटे का होता है। G1 का मतलब गैप 1 और G2 का मतलब गैप 2, और M से माइटोसिस। अब इनके फंक्शन का अगर जिक्र करें, लेकिन उससे पहले यहाँ पे 24 आवर्स जो है वो हमने देखा कि ह्यूमंस का सेल है, और 90 मिनट जो है वो यीस्ट के हैं। इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है, 90 मिनट यानी 1.5 आवर्स यीस्ट के केस में। अच्छा जी, अब फंक्शन ऑफ देखें, मैंने कहा जी डीएनए इज रेप्लिकेटेड, ये है फंक्शन एस फेज का। उसके बाद G1 फेज का। अब आप मुझे एक बात बता दें, ये माइटोसिस हो गई यानी सेल डिवाइड हो गया। अब दोबारा जब सेल ने फिर अगली साइकिल शुरू करनी है तो पहले G1 फेज आएगा। तो G1 फेज के दौरान होगा क्या कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा। जारी बात है, एस अब आपने एस फेज में उसने डबल होना है। अगर उसके पास चीजें डबल इतनी यानी कि रॉ मटेरियल इतना उसके पास है कि वो डबल हो सके, तभी एस फेज में जाके डबल होगा ना। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि G1 फेज जो है ना, इसमें अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, यानी साइकिल यहीं से दोबारा स्टार्ट हुई है। तो जब साइकिल नई नई स्टार्ट हो तो सेल इसका मतलब प्रिपेयर करेगा। तो किसके लिए प्रिपेयर करेगा? डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, जो कि एस फेज में होनी है। और सर्टेन इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स जैसे कि सेंट्रोसोम अंडरगो रेप्लिकेशन। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन किसमें होती है? G2 फेज में। देखिए जी, G2 फेज जस्ट प्रायर टू, ये G2 फेज को जो है हम इसे कहते हैं जी प्री माइटोटिक फेज। जारी बात है, माइटोसिस से जरा से पहले G2 फेज है। उसके बाद G1 को हम पोस्ट माइटोटिक फेज यानी उसके बाद वाली भी कहते हैं। जैसे हम प्री मैट्रिक के बाद प्री क्लासेस लेते हैं ना, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कोई भी क्लास लेते हैं, इसी तरह प्री
जो माइटोटिक फेज है वो G2, पोस्ट माइटोटिक जैसे पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, इसी तरह माइटोटिक के बाद पोस्ट माइटोटिक फेज G1 फेज। तो ये वाला इस हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा जी, इससे फर्दर कि अगर मैं आगे चलूं, सबसे पहले हमें ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए, ये कन्फ्यूजन बहुत से स्टूडेंट्स को होती है। तो देखिए दोस्तों, हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हैं। तो पहले तो आप वीडियो पॉज करें और मुझे बताएं है ज़रा, ये जो लेफ्ट साइड पे क्रोमोसोम शो किया हुआ है और जो राइट साइड पे शो किया हुआ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या ये एक क्रोमोसोम है, क्या ये दो क्रोमोसोम है? अगर आपको इसका आंसर आता है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो इसका मतलब अगली जो वीडियो है उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको यहीं पे बता दूं कि ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। ये नहीं कह सकते कि ये दो क्रोमोसोम है, क्यों? यही है। हमें कैसे पता चला फिर कि ये एक क्रोमोसोम है? तो इन जनरल आप सोचें हैं जरा कि ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम, कंफ्यूज तो हो जाता है बंदा एक बार। तो क्रोमोसोम क्रोमोसोम, बट दिस क्रोमोसोम हैज टू सिस्टर क्रोमाटिड्स, यानी इसकी क्रोमाटिड्स डबल हैं, लेकिन इसमें भी एक सेंट्रोमियर, इसमें भी एक सेंट्रोमियर। तो इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स। जितने सेंट्रोमियर्स होंगे उतने ही क्रोमोसोम होंगे। तो ये चीज क्लियर होगी, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। वो अलग बात है कि ये क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज है, ये क्रोमोसोम जो है बिफोर एस फेज है, यानी डिवीजन के बाद है। तो अच्छा, ये चीज क्लियर हो जाए, फिर अगला इस चैप्टर से रिलेटेड कंफ्यूजन होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में। देखिए, हमें रट्टा तो सारा लगा होता है कि 2n नंबर ऑफ सेट्स होने चाहिए, सिंगल नंबर ऑफ सेट है, डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड जर्म लाइन सेल्स होते हैं, सारा कुछ याद होता है। कंसेप्ट आज मैं इंशाल्लाह आपका क्लियर करूंगा। तो क्या मुझे पहले ये बताएं, क्या ये हैप्लॉइड और ये डिप्लॉइड कह सकते हैं इसे? चले, इसका आंसर तो मैं थोड़ी देर बाद देता हूं। नेक्स्ट, हैप्लॉइड वर्सेस डिप्लॉइड। देखिए जी, हैप्लॉइड हमने कहा जी वन सेट क्रोमोसोम। फर्ज करें कि एक जो है ऑर्गेनिज्म में एक सेल में 3 क्रोमोसोम है, तो उसे हम हैप्लॉइड कहेंगे। अगर उसी ऑर्गेनिज्म के किसी और सेल में जो है वो 6 क्रोमोसोम है, यानी इससे डबल, तो वो हो जाएगा डिप्लॉइड। इन केस ऑफ ह्यूमंस की बात करें तो 23 क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉइड है, यानी जर्म लाइन सेल्स, गमीट्स, स्पर्म्स और ओवा वगैरह। लेकिन डिप्लॉइड सेल्स का जिक्र करें तो 2 and 46 क्रोमोसोम जो हैं वो डिप्लॉइड सेल्स में होती हैं। अच्छा जी, अब आए मेन मुद्दे पे। मुद्दा है क्या जी? प्रो फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के फेज, ये किसी बच्चे, ये बहुत अच्छी पिच थी, अपनी फ्रिज के ऊपर उसने सजा दिया माइटोसिस का पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहला प्रोसेस प्रोफेज, उसके बाद प्रो मेटाफेज, और फिर मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। देखिए दोस्तों, बुक में हमारी प्रो मेटाफेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम में चूंकि शो किया हुआ था तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे लिख दिया। असल में ये एक ही है, यानी मेटाफेज से पहले वाला फेज, उसके बाद एंड पे साइटोकाइनेसिस से सेल डिवाइड हो जाता है। अब आपको जब ये चीज तरतीब पता चल गई, आपको अपनी याद कैसे रखना है, देखिए जी, बड़ी मजे वाली ट्रिक है, सिंपल ट्रिक। ट्रिक इज फॉर यू इज प्राइम मिनिस्टर एट तंदूरी चिकन। प्राइम मिनिस्टर एट तंदूरी चिकन। देखिए मैंने कितने वर्ड हाईलाइट किए हुए रेड कलर के, यहाँ पे भी रेडिश कलर। तो ये पी से प्राइम मिनिस्टर के, पी से प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और चिकन से यानी साइटोकाइनेसिस, एंड पे साइटोकाइनेसिस। तो ये ट्रिक। उसके अलावा इस जो टॉपिक में से और क्या याद रखने वाली बात कि एनाफेज इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड शॉर्ट लिव्ड फेज, क्योंकि क्रोमोसोम सेपरेट होने होते हैं, अगर सही तरह सेपरेट ना हुए तो स्पीशी चेंज हो सकती है। उसके बाद मेटाफेज में आपने याद रखना कि मेटाफेज प्लेट बनती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम क्रोमोसोम एक साइड पे अरेंज हो जाते हैं, तो इन्हें मेटाफेज प्लेट कहते हैं। फिर उसके बाद प्रोफेज का याद रखना, इसे ऑलमोस्ट कहते हैं जी ऑपोजिट टू टीलोफेज है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, लेकिन जबकि टीलोफेज में दोबारा बननी शुरू हो जाती है, तो हम कह देते हैं कि जी ये ऑपोजिट टू टीलोफेज है। तो पहले आप इस तरह करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट, एनाफेज। मैंने कहा जी एनाफेज इज मोस्ट क्रिटिकल। अब ये डायग्राम बिल्कुल सिंपल लग रही है, लेकिन इसमें से ऐसे क्वेश्चन है, देखें जी, ड्यूरिंग एनाफेज इन केस ऑफ माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल हो जाते हैं। कैसे? अब आप हैरान हो रहे होंगे, ये कैसे? मैंने पीछे अभी डिस्कस किया कि जितने सेंट्रोमियर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे।
खैर उसका अभी डिस्कस करते हैं। चले जी यहाँ पे देखें, क्वेश्चन है हाउ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्रोमोसोम कैसे सेम रहते हैं, हालांकि वो तो एनाफेज में अलग अलग होकर डिवाइड हो जाते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले ये 46 क्रोमोसोम है ह्यूमंस के, ऐसा ही है ना, 46 क्रोमोसोम, हर एक एक क्रोमाटिड है। ये कितने क्रोमोसोम है, दीज आर स्टिल 46 क्रोमोसोम, ये भी 46 हैं। मैंने कहा सेंट्रोमियर से हम डिसाइड करते हैं, इसमें भी 46 सेंट्रोमियर, इसमें भी 46। ये उसके बाद आप यहां पे देखें, लेकिन ये वाला जो केस है ना, इस केस में आफ्टर एस फेज जो है वो दिखाया गया है। यहां पर भी क्रोमोसोम 46 है, लेकिन क्रोमाटिड्स आर 92, क्योंकि क्रोमाटिड जो है वो डबल हो चुकी हैं। नेक्स्ट यहां पे देखिए, देखिए जी, अगर ये क्रोमाटिड सेपरेट हो जाए, जो मैंने दूसरी पिक्चर दिखाई वहां से सेपरेट हो जाए, तो होगा क्या कि अब क्रोमोसोम जो है अगर अनअटैच हो जाए तो 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स डिवाइड हो गए। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर पहले 46 थे, सेपरेट हो गए, नंबर ऑफ जो है सेंट्रोमियर्स डबल हुए तो क्रोमोसोम भी डबल हो गए। यहां पे आप चार्ट याद रख लें, अगर आप ये डायग्राम कंफ्यूज कर रही है तो चार्ट, ये टेबल याद रखें। क्या है, बिफोर एंड इंटरफेज क्या होता है, 46 क्रोमोसोम है। डिप्लॉयड सेल की बात कर रहा हूँ, सोमैटिक सेल की, 46 ही क्रोमोसोम है। लेकिन इंटरफेज, इंटरफेज से मुराद क्या है कि इंटरफेज में एस फेज शामिल है ना, तो यानी एस फेज के बाद क्रोमाटिड्स डबल हो जाएंगे 92, बट क्रोमोसोम स्टिल 46 रहेंगे। लेकिन ड्यूरिंग माइटोसिस होगा क्या कि 46 क्रोमोसोम अगेन 92 क्रोमाटिड्स हैं, जो कि आफ्टर माइटोसिस डिवाइड होके 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे, 46 ही जो है वो क्रोमाटिड्स हो जाएंगे। क्रोमाटिड्स तो हाफ होने ही होने हैं। तो ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत फायदा देगा। इसके अलावा यह है कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, इसमें भी ज्यादा मैं बहस नहीं करना चाहता, सिंपल है, हम जानते हैं कि सेल जो है वो ग्रोथ माइटोसिस की मदद से होती है, सेल डिवाइड माइटोसिस की मदद से होता है, फला फला फला। ये जी मियोसिस, मियोसिस वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कि मियोसिस जो है वो, इसमें दो प्रोसेस शामिल हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। आप देख सकते हैं मियोसिस ओनली इन डिप्लॉयड सेल्स में होती है, क्योंकि इसका जो मियोसिस 1 वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं रिडक्शन फेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 क्रोमोसोम शो किए हुए, असल में तो 23 पेयर्स होते हैं ना, और 46 क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड में। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 4 शो किए हुए आसानी के लिए, यहाँ पे अगर 46 शो किए तो फिर वो खिचड़ी पक जानी, कोई नहीं, फिर सही इतनी समझ नहीं आती। तो 4 हमने अपनी आसानी के लिए लिए हुए हैं। तो आप देखिए मियोसिस 1 के दौरान के बाद यहाँ पे ये भी और ये भी डॉटर न्यूक्लियाई, यानी कि क्रोमोसोम हाफ हो गए, इस वजह से हम रिडक्शन फेज कहते हैं। दूसरे को हम कहते हैं जी होमोलिटिक फिजन, यहाँ पे 2 हैं तो डिवाइड होके आगे भी 2 ही हैं, यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 हैं। तो पहली रिडक्शन डिवीजन, दूसरी होमोलिटिक डिवीजन। नेक्स्ट ये जी स्टेजेस ऑफ मियोसिस, इस पे भी तफसील से बहस करने की बजाय मैं सिंपल इतना कहूंगा ये डिप्लॉयड सेल्स में होती है। मियोसिस ओनली अकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ होने होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 है। आपको भी, आप इसको भी उसी तरीके से याद रख सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एट तंदूरी चिकन। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज, यानी और इस केस में 4 हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, फिर आगे डिस्कस करें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को, लेकिन बड़ी मजे वाली ट्रिक है मेरे पास आपके लिए। प्रोफेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस के प्रोफेज का अगर जिक्र करें तो यहाँ पे लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, ये प्रोसेस है मजीद इन केस ऑफ मियोसिस, यानी प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। तो मैंने इसको याद रखने का तरीका तरतीब से क्या है, देखो मैंने बनाया था, मेरा नाम जाहिद है, तो मैंने लाहौर जाहिद फिर जरा देखने दो, मैंने अपने दौर में इस तरह बनाया हुआ था। लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा रहा था तो किसी स्टूडेंट की बुक पे मैंने देखा, वहां पे लिखा हुआ था लाइबा जरा पेन दे दो। तो मुझे ये बड़ी अच्छी ट्रिक लगी, मैंने सोचा आपके साथ भी यही शेयर करें। तो लाइबा जरा पेन दे दो, तो एल से लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और उसके बाद दे दो से डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। अब इसको तरतीब से याद रखने का फायदा ये है, इस तरतीब से हमें ये फायदा होगा कि देखें जी, अगर पूछे यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि लिप्टोटीन में हो क्या रहा है, क्रोमोसोम जो है वो इस तरह तरतीब में आए, सेपरेट हुए, साइनेप्सिस हुई,
किस में, जाइगोटीन में। और फर्स्ट, उसके बाद पैकिटीन का जिक्र करें, वैसे इसे एक्टीन पढ़ते हैं, पी साइलेंट है, या पैकिटीन जैसे भी है, मतलब स्पेलिंग याद रखिएगा। उसके बाद डिप्लोटीन, कंडेंसेशन मैक्सिमम। फिर पूछा जाए कि कंडेंसेशन मैक्सिमम किसमें होगी, तो वो डायाकाइनेसिस है। यानी जैसे जैसे हम लिप्टोटीन से यहाँ पे डायाकाइनेसिस की तरफ आते हैं तो कंडेंसेशन बढ़ती जाती है। तो ये एक एमसीक्यू याद रखा, यानी कि अगर डिप्लोटीन जो है वो पैकिटीन की निस्बत ज्यादा कंडेंस होगा, लेकिन क्रोमोसोम डायाकाइनेसिस में डिप्लोटीन की निस्बत ज्यादा कंडेंस होंगे। ये बुक की लाइन है जो कि एमसीक्यूज आती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए डायाकाइनेसिस में आप देख भी सकते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो डीजेनरेट जो है वो तकरीबन स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रोसेस साइनेप्सिस बिगिंस। कब होती है, जाइगोटीन में साइनेप्सिस जो है वो शुरू होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रॉसिंग ओवर देखें, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर शो की हुई है, तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो पैकिटीन में होती है। अब साइन पीछे जैसे मैंने जिक्र किया साइनेप्सिस, साइनेप्सिस क्या है, आप देखिए रेड कलर का क्रोमोसोम और ब्लू कलर का क्रोमोसोम ये एक जगह पे रिजाइड कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम आपस में सेम है, होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग है उसका इकट्ठा होना जो है हम उसे कहते हैं साइनेप्सिस। देखें जी, अगर जैसे ऊपर डायग्राम में शो किया हुआ जाइगोटीन वाली में, ये एक ब्लू कलर का रेड कलर का क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम इकट्ठे पाए जा रहे हैं, एक और दो, दो क्रोमोसोम होने की वजह से हम किसी से कहते हैं बाईवेलेंट फॉर्मिंग, बाईवेलेंट। लेकिन अगर क्रोमाटिड्स देखें तो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमाटिड्स, दूसरे में दो क्रोमाटिड्स, तो टोटल चार क्रोमाटिड्स। क्रोमाटिड्स के लिहाज से हम इसे कहेंगे टेट्राड, लेकिन क्रोमोसोम के लिहाज से बाईवेलेंट। बाकी ये ट्रिक जो है लाइबा जरा पेन दे दो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा जो एमकैट में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में, क्या आप बताएं जी, व्हाट इज साइनेप्स। मैंने ये बताया ना साइनेप्सिस, तो ये साइनेप्स क्या होती है, दोनों में डिफरेंस है, ये आगे चल के मैं डिस्कस करता हूं। देखिए जी, मियोसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, ये अगली जनरेशन में क्रोमोसोम जो है वो मेंटेन करने में हेल्प देता है, सिंपल। उसके बाद मैंने कहा जी एनाफेज जो है वो क्रिटिकल है, और मैं डिस्कस करता हूं। तो देखें एनाफेज क्यों क्रिटिकल है, क्योंकि क्रोमोसोम सेपरेट होने होते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट ना हुए, एक में ज्यादा एक में कम हुए तो बहुत वेरिएशन, हमने सिंड्रोम्स पढ़े हुए, सिंड्रोम आ सकते हैं। तो देखें जी एनाफेज, एनाफेज 2, एनाफेज 1। एनाफेज के दौरान देखें, जब ये एनाफेज 1 है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम इकट्ठे होते हैं, जबकि एनाफेज 2 में जो कि माइटोसिस जैसी है, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है, इसमें सिंपल एक क्रोमोसोम सेंटर में आता है और क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर सेंटर से डिवाइड होकर एक आधा इधर चले जाता है, आधा इधर चले जाता है। लेकिन इसमें देखें दो दो क्रोमाटिड्स एक तरफ जा रही हैं। यह मैं पीछे अगर आपको स्लाइड पे लेके चलूं, जहां पे डिफरेंस लिखा हुआ था, ये यहां पे देखें, ये है एनाफेज 1, तो आप देख सकते हैं कि ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, यानी कि मेटाफेज एंड मेटाफेज 1 में जो मेटाफेज प्लेट बनी है उसमें होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम जो है वो अरेंज हुए हैं। लेकिन इन केस ऑफ एनाफेज 2 जो कि असल में माइटोसिस ही है, उसमें क्रोमोसोम जैसे यहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनी है, ये देखें, इसमें क्रोमोसोम जो है वो अटैच हुए, वहां पे क्रोमोसोम पेयर थे, यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम जो है वो सिंपल अलाइन हुआ है। तो अब आप मुझे बताएं, इन जब इस केस की अगर बात करें एंड मेटाफेज 2 की, तो ध्यान से जरा सुनिएगा, क्या ये एक जो स्पिंडल फाइबर निकल रही है, क्या इसके सेंट्रोमियर के साथ अटैच है, ठीक है। जो इसकी इसमें से निकल रही है स्पिंडल फाइबर, वो भी काइनेटोकोर फाइबर इसके साथ आगे अटैच है, यानी कि एक क्रोमोसोम के साथ दो काइनेटोकोर फाइबर अटैच हैं इन केस ऑफ मेटाफेज 2, यानी माइटोसिस का जिक्र कर रहा हूं। और मेटाफेज 1 इसमें क्या है, देखें ये वाली जो है वो रेड कलर के साथ अटैच है, और यहां से जो काइनेटोकोर फाइबर निकल रहा है वो ब्लू के साथ अटैच है। इसका मतलब कि इन केस ऑफ मेटाफेज 1 एक स्पिंडल फाइबर अटैच विद वन क्रोमोसोम, यानी एक सेंट्रोमियर के साथ सिर्फ एक जो है वो फाइबर अटैच है मेटाफेज 1 में, और मेटाफेज 2 में एक सेंट्रोमियर के साथ दो अटैच हैं। तो इसके केस में देखें, जब ये सेपरेट होगा, जैसे यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं, तो आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया, तो यहाँ पे क्रोमोसोम हम जरा काउंट करेंगे, 1 2 3 4, मैंने कहा ना सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर जितने होंगे उतने ही क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पे जरा काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 क्रोमोसोम। यहाँ पे काउंट कीजिए, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, उतने ही रहे, सेम रहे ना।
लेकिन इस केस में आए जब यहाँ पे एनाफेज हुआ तो आधे क्रोमोसोम इधर आ गए, आधे इधर आ गए। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है? 1 2 3, 3 क्रोमोसोम है। लेकिन इधर गिनिए 1 2 3, 1 2 3, तो 3 और 3 6। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि देखिए जी, ये डबल हुए, अब डबल हुए तो हाफ हो जाएंगे, तो हर एक सेल को 3 3 मिल जाएगा। दिस इज द रीजन कि माइटोसिस के दौरान जो है वो क्रोमोसोम नंबर चेंज क्यों नहीं होते, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। तो आपने ये क्रिटिकल फेज, अब आपको अंदाजा हो गया क्यों एनाफेज क्रिटिकल फेज है। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं फर्दर अपनी स्लाइड्स की तरफ। एनाफेज ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। सेंट्रियोल्स, व्हाट आर सेंट्रियोल? तो पहले हमें ये चीज क्लियर करें, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। देखें जी, ये परपेंडिकुलर ऑर्गेनेलिज होती हैं जो कि न्यूक्लियस की एक तरफ पाई जाती हैं सेल की पेरिफेरी में, उसको सेंट्रियोल कहते हैं पेयर की फॉर्म में। लेकिन उसके ये जो एरिया है, रीजन इन विच द सेंट्रियोल आर प्रेजेंट आर कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो ये मेरे ख्याल डिफरेंस अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये देखें, ये 3D डायग्राम है, उसके बाद ये स्पिंडल फाइबर्स निकलते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पे फाइबर्स, ये फाइबर्स 3 तरह के निकल रहे हैं सेंट्रोसोम में से। फाइबर 3 तरह के, किस तरह के? पहले एस्ट्रल फाइबर्स, देखें कुछ पीछे की तरफ आ रहे हैं, कुछ आगे की, 2 आगे की तरफ जा रहे हैं, कुछ पीछे की तरफ आ रहे हैं। जो आगे की तरफ जा रहे हैं उनको बाद में डिस्कस करते हैं। जो पीछे की तरफ आ रहे हैं वो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। जो आगे की तरफ जा रहे हैं उनमें एक पोलर है, यानी कि वो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं, बल्कि इधर से आए और इधर से आए, आपस में इंटरडिजिटेट हो गए। बुक वर्ड यूज करती है इंटरडिजिटेट, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है। यानी आप इस तरह करें, अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ के ऊपर रखें, इस तरह रखें कि उंगलियां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएं। तो आप देखेंगे कि इसी तरह अगर आपकी उंगलियों को गम लगा के जोड़ दिया जाए तो ये आपस में इंटरडिजिटेट हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल अब आप समझ गए होंगे कि इंटरडिजिटेट का क्या मतलब है। और तीसरी तरह के होते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स, के फाइबर्स कहते हैं, जो कि डायरेक्ट काइनेटोकोर प्रोटीन होती है सेंट्रोमियर के ऊपर, जिसके साथ आके अटैच होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद स्पिंडल, हम इस सारे स्ट्रक्चर को स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। वाई वी का स्पिंडल शेप यहाँ पे शो की हुई है, यानी जिसे हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस होते हैं, सेंटर से जो है वो चौड़े होते हैं और किनारों से पतले, कन्वेक्स लेंस। आप उससे याद रखें, इस तरह की शेप को हम कहते हैं स्पिंडल शेप। तो आप देख सकते हैं कि किनारों से पतले हैं और सेंटर से मोटे, तो इस वजह से इन फाइबर्स को भी स्पिंडल फाइबर्स ही कहा जाता है, ड्यू टू द शेप ऑफ स्पिंडल। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पहला एमसीक्यूज, आरएनए माइक्रोट्यूबुल सब यूनिट्स किस में बनते हैं? G2 फेज में। ये एमडी कैट की क्वेश्चन मैं अब आपको बता रहा हूं। दूसरा एमसीक्यूज, माइटोसिस कैन टेक्स प्लेस डिप्लॉयड। हाँ, अब अमूमन क्वेश्चन आता है भाई माइटोसिस किस में होती है? माइटोसिस भाई हेप्लॉयड सेल्स में, डिप्लॉयड सेल्स में होती है, हेप्लॉयड में। लेकिन अगर कैन टेक प्लेस, क्वेश्चन है कैन टेक प्लेस, तो दोनों में हो सकती है। यूजुअली अगर पूछा जाए तो डिप्लॉयड में होती है, सोमैटिक सेल्स हमारे डिप्लॉयड ही है ना जिनमें माइटोसिस हो रही है। लेकिन कैन का वर्ड आया हुआ है, स्पेसिफाई कर रहा है, तो दोनों में हो सकती है। क्योंकि जब हम यानी जिक्र करते हैं मियोसिस का, तो मियोसिस क्यों है? पहले मियोसिस 1 होती है तो डिप्लॉयड सेल्स जो है वो हेप्लॉयड हो जाते हैं, तो मियोसिस 2 जो है वो हेप्लॉयड सेल्स पे होती है। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। फिर माइक्रोट्यूबुल सब यूनिट्स, ये एमडी कैट के पास पेपर का क्वेश्चन है, ट्यूबुलिन और ट्रेसेस ऑफ आरएनए के बने होते हैं। फिर एमसीक्यूज है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फेज क्या होता है? प्रोफेज लार्जेस्ट, एनाफेज इज स्मॉलेस्ट एंड क्रिटिकल। फिर उसके बाद फ्रेगमोप्लास्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेसिकल वेयर ड्राइड फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यानी जो प्लांट के केस में फ्रेगमोप्लास्ट बनते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। फिर द इंटरफेज ऑफ मियोसिस 2, मियोसिस 2 के इंटरफेज में G2 नहीं होता, लेकिन जी G2 ने अपने आप को तैयार करना होता है ना सेल की डिवीजन के लिए। तो अब तो वो तो ऑलरेडी सेल डिवाइड हो रहा है, मियोसिस 1 में डिवाइड हो चुका, अब उसने डायरेक्ट मियोसिस 2 में चले जाना है। उसके बाद डैश स्टेट इंप्लाइज द एग्जिस्ट ऑफ सेल फ्रॉम द सेल साइकिल, एग्जिट सॉरी लिखा हुआ है, यानी कौन सी स्टेज ऐसी है कि सेल जो है वो शो करता है कि वो एग्जिट हो गया। रेस्टिंग फेज, G0 फेज। G0 फेज ऐसी होती है जब सेल रेस्ट की हालत में होता है, यानी कि हमारे नर्व सेल्स या आंख के रेटिना सेल्स हैं वो एक बार मेच्योर हो जाएं, फिर उसके बाद G0 फेज में चले जाते हैं, डैमेज हो जाए तो रिपेयर नहीं होते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा निगहबान।